यस फ्रेंड्स, देखिए सुबह सुबह का वीडियो एंड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज है रविवार, संडे, इतवार एंड सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंक्लूड करके इस वीडियो को पेश करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरी सोच आप तक पहुँचेगी और इंफॉर्मेशंस जो कलेक्शन किया है और ज्ञानवर्धक बातें मैं बताऊंगा। से भी डिस्क्लेमर के अनुसार जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और वो इस वीडियो के टाइटल को पेश करने से खुलेगा, आप उसको पढ़ लें तभी वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद देखिए लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें एंड अपने विवेक का यूज करें दोस्तों। पेशेंस रखें, डिसिप्लिन में काम करें। सूचना ये है दोस्तों, फ्रेश जो सूचना है, क्रूड क्यों भाग रहा था, नेचुरल गैस क्यों भाग रही थी 4-5% टू 343 मैक्सिमम, बहुत दिनों बाद इतना लेवल देखा। क्रूड का लेवल $78 पर बैरल, ब्रेंट क्रूड का बहुत दिनों बाद देखा, $80 के ऊपर। एंड 300 रुपया भी एक बार को भाग गया था, 6,600 के आसपास चला गया था क्रूड ऑयल। तो दोस्तों सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि यूएस ने रसिया पे, पहले तो यूक्रेन ने गैस सप्लाई यूरोप को, जो रशिया के द्वारा हो रही थी, जो रशिया को इनकम था, उसको बंद किया और उसमें हवाला दिया कि उसका करार खत्म हो गया है, उससे रशिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जो बाइडन ने जाते जाते 10 दिन पहले 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप चार्ज ले लेंगे, राष्ट्रपति अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, तो जो बाइडन ने सैंक्शन लगा दिए हैं क्रूड ऑयल पे, एनर्जी सेक्टर को। एक तरह से मैं अच्छी तरह जानता हूँ एनर्जी सेक्टर को, जिससे रशिया का क्रूड सेलिंग पे बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों। और यूएस का स्टेटमेंट कि क्रूड चाहे ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ जाए लेकिन रशिया से नहीं लेंगे, ईरान पे पहले से ही सैंक्शन लगी हुई है। तो दोस्तों इसलिए क्रूड ऑयल के रेट्स भागे। नंबर 2, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो एड दिया जा रहा है इजराइल को, उस पर भी लगाम कसी जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप जो नई सरकार है उसके द्वारा। तो मिडल ईस्ट में भी टेंशन है, यूएस यूक्रेन में भी रशिया अब क्या स्टेप लेगा उस पर भी नज़र है। और ये एक टेंशन कहो या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात करेंगे, ईजिंग कहो, ये आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। तीसरी बात, लॉस एंजल्स, वो फायर जो है, वो आग फैलती जा रही है, तो काफ़ी डिसास्टर यूएस में हुआ, तो जिससे लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, काफ़ी कुछ माल सामान का नुकसान। और यहाँ मैं ये कहूँगा दोस्तों, कर्म बड़ा बलवान नहीं, बल्कि जो होनी है वो ज़्यादा बलवान है। जो होनी है देखिए, वो तो होनी है, होनी तो होके रहेगी। 3 बात होगी। चौथी बात है दोस्तों, डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, 109.6670, 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स 4.77। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं
वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे अपने मेंबर्स को फ्राइडे को लिख दिए थे कि मैं BTST क्यों नहीं कराना चाह रहा। डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, बॉन्ड यील्ड्स भाग रही है, रुपया 85 रुपये 96 पैसे, 86 ही समझ लीजिए वो सब। खतरनाक वीकनेस। अपने स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक बहुत दिन बाद आपने 48,631 पे देखा होगा। एंड निफ्टी 50 जो रिलायंस की अध्यक्षता में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या कहिए कि TCS की अध्यक्षता में ऊपर जाने की कोशिश की, उसमें भी दोस्तों डेंट पड़ा, और वो भी 23,344 टच किया। 23,431 पे बंद हुआ, 95 पॉइंट डाउन, जो दिखा रहा था रिकवरी के संकेत। अगर गिरता तो देखिए 200, 250, 300 पॉइंट गिरता। निफ्टी बैंक की तरह निफ्टी बैंक 769 पॉइंट गिरा 23,741 पे। लो ऐप पे दोनों बंद हुए। और जब दोस्तों ऐसा होता है कि मार्केट गिरेगा, अब 23 भी तोड़ेगा, अब बिल्कुल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दोस्तों मार्केट वहीं से रिकवरी दिखाता है। एक मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। जहाँ तक एशिया का सवाल है, लगता है मुझे फ्राइडे को ही सबको आगाह हो गया था कि US सैंक्शन लगाने जा रहा है, और एशिया में दोस्तों काफ़ी बाजार गिर के बंद हुए। जापान में येन को प्रॉब्लम हो रही है, 160 के ऊपर पहुंच गया, तो वो भी एक बहुत बड़ा वीकनेस का साइन है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए बाजार में चिंता का विषय तो बना हुआ है। FII सेलिंग कर रहे हैं कैश में, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर बाय किया। ये एक सोचने की बात है दोस्तों। वही मैं बात आपको बहुत दिन से कह रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर का बाई करना एक महत्ता अपनी बना के रखना है। अब ये सोच रहे होंगे कि मार्केट कोरोना पीरियड की तरह से बहुत धराशायी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, चाइना वायरस भी पैर फैला रहा है, और इतने सालों के बाद, इतने सालों का मैंने तजुर्बा किया है दोस्तों, ये एक मौसमी वायरस है। आपके इंडिया में भी है, जनरली इन्फ्लुएंजा तो हो ही जाता है सर्दी में। और नॉर्थ इंडिया में तो कल रात को बारिश हुआ कि बारिश होगा, शनिवार को बारिश होगा, 12 बजे होगा, आफ्टरनून होगा, 6:30 बजे होगा, रात को दोस्तों 9 बजे के बाद वो बारिश स्टार्ट हुआ। घमासान बारिश तो नहीं था, लेकिन उसने एक शीतलहर को बढ़ा दिया है। एंड जब जब भी बारिश होता है, देखिए जहाँ मैं बैठा हूँ ये 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI, जो वेरी पुअर है हेल्थ के लिए, वैसे ही पुअर है दोस्तों। उसमें वायरस ही क्या करेगा। उसमें आप डस्ट पार्टिकल्स का हो, पोलन ग्रेन्स का हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो, हानिकारक गैसें का हो, सब का मिलन होता है दोस्तों। बारिश के होने से उनकी धुलाई हो जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो जाता है उससे। और बारिश से वायरस, बैक्टीरिया, जीव जंतु और जो भी जीवाणु कीटाणु हैं उनको भी नुकसान होता है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं। तो दोस्तों ये तो वातावरण, मौसम, एनवायरनमेंट का ऊंच नीच है दोस्तों। जब मार्च अप्रैल के बाद गर्मी शुरू होगी तो गर्मी भी पीक पे होती है दोस्तों। जब गर्मी पीक पे होती है तब भी बीमारियां भाग जाती हैं। और
सर्दियों में जैसे रात को बारिश हुआ, शीतलहर चल रही है, तो उससे भी बीमारियां भाग जाती हैं। कोरोना जैसी स्थिति तो मुझे दोस्तों लगती नहीं। तो आपको मैंने चाइना वायरस के बारे में बताया, यूक्रेन रसिया के बारे में बताया, मिडल ईस्ट के बारे में बताया, यूएस लॉस एंजल्स की फायर के बारे में बताया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड एनर्जी सेक्टर पे सैंक्शन लगाना यूएस के द्वारा बताया गया। और जब जब हम सोचते हैं कि बाजार गिरेगा और गिरेगा, 23,000 तोड़ेगा, 21,800 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, क्रैश होगा, वो स्थिति दोस्तों मुझे नहीं लग रही। देखिए, अब मैं आपको प्लस फैक्टर बताता हूँ। निफ्टी बैंक बहुत गिर गया। मैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से HDFC में 5-5, 10-10 शेयर बाई करना स्टार्ट किया है फ्राइडे से। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से सोच बता रहा हूँ दोस्तों आपको। 16 तोड़ देगा, 1600 तोड़ देगा तो और इसमें बाइंग की जा सकती है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज का 2300-2400 का अनुमान इसका है। थोड़ी भी इकोनॉमी में सुधार होगी, हिंदुस्तान में थोड़ा भी सूरतें सही हो जाएंगी, इसमें दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, जो टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, SMS पे, मैसेज पे मेरे फैन इंक्लूडिंग माई मेंबर्स पूछते हैं, क्या स्मॉल कैप खरीद लें, क्या ETF स्मॉल कैप का खरीद लें। देखिए, मैंने पिछले 40 सालों में यही सीखा है, जब बाजार भागेगा तो लार्ज कैप ही भागेंगी, पहले लार्ज कैप ही भागेंगी। जो सुरक्षित स्टॉक मार्केट में है वो लार्ज कैप ही हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि बच के किन से रहना है? जो नए IPO लिस्टेड हो रहे हैं, चाहे SME हो चाहे IPO हो, उनसे बच के रहना है। प्रॉफिट मिले बेचो, पैसा पॉकेट में रखो, लार्ज कैप में लगा दो एंड भूल जाओ। म्यूचुअल फंड्स में उसकी बजाय आप अभी लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, खरीदो, अपने पोर्टफोलियो में रखो और भूल जाओ। If and otherwise you go for FD, fixed deposit in good banks। 3 बात होगी। अच्छी जो डीमेट हैं वहाँ अकाउंट खोलिए जो अच्छे हैं, मैंने नाम भी बताया था पिछले वीडियो में, वहाँ आपका स्टॉक सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। देखिए, FD बता दी, अच्छा डीमेट बता दिया आपको, अच्छे लार्ज कैप बता दिए, लार्ज कैप के ETF बता दिए। अभी टैक्स ईयर अपने हाईएस्ट पे हैं। अगर बाजार गिरेगा तो अब उन्हीं की धुलाई का नंबर है, वो भी धुलाई हो जाएगी तो वो भी नीचे आ जाएंगे। तो मैं उनके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। 16 तारीख को इन्फोसिस, रिलायंस और भी दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे। Q3 के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों, उनमें आपको बाजार में एक चेंज, एक परिवर्तन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्री बजट रैली ये अनुमान में कि कुछ अच्छा आएगा, मैंने हमेशा देखा, आपने भी देखा होगा। ये मैं संकेत दे रहा हूँ कि बाजार नीचे क्यों नहीं जाएगा। प्री बजट रैली, बजट में जब इतना बाजार गिरता जा रहा है तो गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए जाएं, कुछ इस तरह के टैक्सेस को, क्योंकि गवर्नमेंट इज सुप्रीम, उनके हाथ में सब कुछ है। So that FII and others, HNI, NRI will be coming back to India to invest in big way। लोअर लेवल्स पे हमेशा आपको एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन लिमिटेड वे। कुछ पैसा आप गोल्ड में रखें, मैंने बता दिया था गोल्ड एंड सिल्वर में ज़बरदस्त तेजी आएगी, आ गई। आपने देखा होगा पिछले थर्सडे फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर ऊपर ही रहे।
कुछ पैसा एफडी में रखिए, कुछ स्टॉक्स में रखिए, लार्ज कैप में। 3 जगह पे पैसा रखिए दोस्तों। रियल एस्टेट वो हो जो रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड हो, जो सुरक्षित हो। अननेसेसरी जो बाहर की दुनिया में लोग अपने फायदे के लिए प्लॉटिंग कर देते हैं प्राइवेट पार्टीज, वो भी एक डेंजरस चीज़ है दोस्तों। तो मैं तो सिर्फ 3 ही बातों के फेवर में हूँ। गोल्ड सिल्वर किसी भी कीमत पे कहीं भी एंटर कर जाइए, एफडी में कहीं भी एंटर कर जाइए। अब समय आ गया है दोस्तों, अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स में आंख बंद करके एंटर कर जाइए। अब कहेंगे अब लार्ज कैप कौन से, अरे भी है निफ्टी का लार्ज कैप ETF भी आता है, निफ्टी 50 का ETF आता है, जो अच्छे नीचे के स्तर पर आपको मिल रहा है। उसमें भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। देखिए मैंने टैक्स ईयर्स का ETF लिया था 35 और वो चला गया दोस्तों अभी 43-44। इन्फोसिस भी बढ़ा हुआ है, TCS भी बढ़ा हुआ है, टेक महिंद्रा भी बढ़ा हुआ है, CL टेक भी बढ़ा हुआ, अपनी पीक पे है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि किसी स्टॉक को या किसी भी संसाधन को पीक पे खरीदा जाए। पीक पे खरीदोगे तो बेचोगे कितने पे, स्कोप तो होना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक बजट का सवाल है, डिफेंस जिसमें BDL, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, आप अच्छी तरह सरसरी नज़रों से देख लीजिए, परख लीजिए और सेफ सुरक्षा आपको ये स्टॉक्स देंगे। दुनिया में उथल पुथल होगा या कुछ भी होगा दोस्तों, डिफेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट एलोकेशन जरूर अच्छा खासा करती है। वो भी काफ़ी नीचे आ गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक भी काफ़ी नीचे आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कोई भी इंफ्रा हो दोस्तों, इंक्लूडिंग स्टील सेक्टर, टाटा स्टील का लोहा नहीं लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्या उसमें बिक्री नहीं होती? क्या उसमें माल नहीं बनता? क्या उसमें सप्लाई नहीं होती? तो दोस्तों इसकी भी मैं कवायद करता हूँ। इंडिविजुअल लार्ज कैप में टाटा स्टील हुआ, रिलायंस की लीडरशिप में बाजार भागेगा, ये अच्छी तरह सुन लीजिए आप। जब भी बाजार चलेगा वो लीडरशिप रिलायंस की रहेगी। लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा सेक्टर है, हर जगह उसका योगदान है दोस्तों। ONGC तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। जो अच्छा खासा एक रिवार्डिंग कैंडिडेट बन सकता है। इस तरीके से सेक्टर्स में आप चलिए। थोड़ा सा सीधे सीधे बोल देता हूँ, जो बढ़े हुए सेक्टर्स जैसे फार्मा है, टेक्सटाइल हैं, वो बढ़े हुए हैं भाई, तो काफ़ी खिंचे हुए हैं। मैंने लुपिन को कई बार परखा, 25-26 तो चला जाता है और फिर दोस्तों इसको 500 रुपये भी आते हुए देखा। दुख होता है जब इतना गिर जाता है इस तरह के शेयर्स। नाम लेके भी बोल दिया है मैंने। टेक शेयर्स में भी दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी गिरावट आ जाया करती है जब मार्केट गिरते हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाले भी शेयर्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का लेवल बताना, ऊपर का नीचे का, और कुछ स्टॉक्स बताने, और कुछ पहले नेगेटिव बातें बतानी, फिर पॉजिटिव बातें बतानी। तो पॉजिटिव मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट कवरिंग FII का 3 लाख के पास शॉर्ट हो गई है दोस्तों। क्या कवर नहीं होंगे? सोच के देखिए। निफ्टी 50 जो अभी 23,431 पे बंद हुआ, नीचे में इसका जो सपोर्ट है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। इस अफरा तफरी में हम डाउन खुल सकते हैं, फ्राइडे को भी हमने कहा था डाउन खुल सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 ऊपर खुला था। 23,596 तक गया था
बहुत कोशिश की उसने ऊपर जाने की, बट बैंक निफ्टी ने उसको खींच दिया। लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई है, बिना लाल पीली हरी लाइन खींचने के मैं आपको अपनी सोच अपनी वाणी से ही बता देता हूँ। जो निफ्टी 50 फ्राइडे को हमने लिखा, कहा, बोला कि नीचे खुलेंगे, निफ्टी 50 ऊपर खुला, कई बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको ऊपर जाने नहीं दिया और नीचे की तरफ खींच दिया। अभी सूरत हाल क्या है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.56 फ्लैट खुलेगा, सुन लीजिए अच्छी तरह, 700 के आसपास, 48 से 600, 700 के बीच में अगर खुलता है तो दोस्तों पुट कॉल रेशियो 5 के नीचे आ जाएगा, जो सस्टेनेबल नहीं है। वहाँ से रिकवरी बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट की आना संभव है। कारण भी मैंने बता दिया, देख लीजिए, डाटा छुपा थोड़ी है, या मैंने थोड़ी बनाया है अपने हाथ से। 0.56 पुट कॉल रेशियो अगर बैंक निफ्टी का है, और 30 जनवरी को इसकी एक्सपायरी है, देख लीजिए 30 को है, कब 30 को ही है, दिल्ली दूर है अभी, तो ये अगर डाउन भी खुलता है 48, 600, 700 के बीच में, तो दोस्तों इसमें 100-200 पॉइंट की रिकवरी यहाँ से दिखाई दे सकती है। 48,900 या 49,200 तक निफ्टी बैंक जा सकता है, ताकि इसका पुट कॉल रेशियो 8 के ऊपर हो जाए, 0.8 के। अगेन सेल ऑन राइज, अगर ये ट्रेंड बना है, अगेन सेल ऑन राइज, it will come down, and last but not least, its lowest level of the support on Monday, tomorrow, will be 48,200, 48,200, एंड 47,900 की एक झलक भी दिखा सकता है निफ्टी बैंक। अड़तालीस 200, 47,900, ये तो हो गया इसका सपोर्ट, और 49,350 अगर ये काटता है, ओपन होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, देन अगेन इट विल बी रिकवरिंग अप टू 49,350, देन यू वेट फॉर क्रॉसिंग 50,000, देन यू थिंक दैट रिकवरी इज कमिंग। ये हो गया निफ्टी बैंक की बात। निफ्टी बैंक की बात इसलिए की कि इसका पुट कॉल रेशियो इसने ही चमत्कार दिखाया था फ्राइडे को, और इसको ही मैंने पहले इवैल्यूएट किया। So be careful for both sides of Nifty Bank. Now we come to Nifty 50. ये तो फ्राइडे को ही कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, but due to negative factors which were told by me, ज़्यादा नंबर्स में हैं, you have to watch एशिया कैसी ओपनिंग रहेगी, देन अमेरिकन यूएस फ्यूचर्स कितने अप हैं। निफ्टी बैंक का तो बता दिया मैंने, अगर फ्यूचर्स प्लस रहे, एशिया अच्छा खुला, निफ्टी 50 23 से 400 के आसपास खुलेगा, एंड वंस इट विल बी कमिंग डाउन अप टू 23 300, साइकोलॉजिकली 344 लोवेस्ट था, 344 को काटते हुए 300, सो दैट पुट बायर बढ़ जाएं और ऑपरेटर को पुट बायर को ट्रैप करने का एक मौका मिल जाए।
दैट इज द वे बाय विच मार्केट इज मूविंग। 23,300 काटने पे दोस्तों लास्ट जो रहेगा वो 23,200 रहेगा, जिसकी बड़ी हल्ला गुल्लार चर्चा हो रही है कि 23,200 तो जाएगा, 23,200 तो जाएगा। यहाँ से दोस्तों रिकवरी पॉसिबल। 596 एक ही नंबर है बस। अगर इसने 23,596 काट दिया एंड थर्सडे का हाई 689 भी काट दिया, फिर आप चलती गाड़ी में बैठ जाइए टुवर्ड्स रिकवरी विच इज पॉसिबल 4,300 तक, 23,750 या 800 तक, 400 पॉइंट जोड़ लीजिए सीधे सीधे, मे बी 840, बट साइन मिलेंगे 23,596 के ऊपर एंड ज़्यादा साइन मिलेंगे 689 के ऊपर। टिल दैट यू कैन वेट। सो दैट मैं कहता हूँ डिसिप्लिन में रहिए, पेशेंस रखिए। दोस्तों स्टॉक के बारे में भी बता दिया, लार्ज कैप के बारे में भी बता दिया, निफ्टी बैंक के बारे में भी बता दिया, निफ्टी 50 के बारे में भी बता दिया। डिसास्टर्स जो हो रहे हैं दुनिया में, चाहे वो फायर लॉस एंजल्स का हो यूएस का, चाहे रशियन पे सैंक्शंस एनर्जी सेक्टर पे लगाने का हो, चाहे मिडिल ईस्ट की टेंशन हो, चाहे चाइना के वायरस की हो, चाहे डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने की हो, उनकी काट भी मैंने आपको बता दी। फर्स्ट यू गो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, ऑलवेज एवरग्रीन। सेकंड गो फॉर एफडी, थर्ड गो फॉर स्टॉक फॉर लार्ज कैप ओनली। इक्के दुक्के शेयर्स की तरफ मत देखिए, चाहे वो इक्का दुक्का कोई सा भी शेयर हो। लार्ज कैप में अपनी वाणी से आपको, अपनी जबान से, अपनी भाषा में आपको बता चुका हूं। मैंने क्या किया, मैंने वो भी बता दिया है, और मैं क्या करने जा रहा हूं मैं वो भी बता रहा हूं आपको। आई एम ओनली टू बाय लार्ज कैप इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ओनली। नाउ टाइम हैज कम, अब समय आ गया है कि आप थोड़ा पैसा टाटा स्टील में डाल दें, थोड़ा रिलायंस में डाल दें, थोड़ा ओएनजीसी में डाल दें। ओएनजीसी वैसे भी दोस्तों मजबूत है, हर जगह इसकी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है मूवेबल। इसकी बुक वैल्यू देखिए, इसके एसेट्स देखिए, क्रूड ऑयल के भंडारण देखिए जमीन के नीचे, जो निकलने बाकी हैं और अभी निकल रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। नेचुरल गैस भी ये बेचता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ये बेचता है। इसके साथ साथ एक ऑयल इंडिया भी है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो आपको मैंने क्या नहीं बताया दोस्तों, HL बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक बताया, BDL बताया, ओएनजीसी बताया, ऑयल इंडिया बताया, रिलायंस बताया, टाटा स्टील बताया, लार्सन एंड टोब्रो बताया। आज तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ उगल लिया मैंने अपने दिमाग से। फिर भी लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे मेरे वीडियो को तो मोटिवेशन मिलेगा। आज संडे सुबह सुबह का समय, मूड फ्रेश, आपके सम्मुख ये वीडियो लेके आया। उम्मीद करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लाइक करेंगे। आज मैंने 5 इतने स्टॉक्स बताए हैं आपको। डेफ्ट फ्री जिस पे कर्जा ना हो लार्ज कैप पे, शाम को 7:30 बजे आपके सम्मुख पेश कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ये वीडियो कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए इस पे। लार्ज कैप विदाउट डेप्ट, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इंक्रीजिंग, अर्निंग पर शेयर इंक्रीजिंग, डेप्ट जीरो, 4 ही पैरामीटर्स हैं बस जो देखने हैं। मेहनत करूँगा
आपके सम्मुख पेश कर दूंगा आज शाम 7:30 बजे, बशर्ते ये वीडियो 1000 लोगों के द्वारा लाइक होना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।